इससे पीछे जो चैप्टर था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो पंजाब करिकुलम के अंदर, पंजाब का जो करिकुलम है उसमें वो चैप्टर शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पंजाब करिकुलम जो चैप्टर एसएलओस हमारे करिकुलम में मौजूद हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम 2 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर खत्म होगा, 2 या 3 लेक्चर्स में। गिनती के इसके 3 एसएलओस हैं। पहला, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. Dynamic equilibrium have another name called chemical equilibrium. Dear students, SLO पहले पढ़ लेते हैं, बाद में इस पे हम सिमुलेशन के थ्रू बात करेंगे। Recognize that reversible reactions are shown by symbol and may not go to completion. कहता है जी आपने पहचान करनी है, आप इस काबिल हो जाए कि आप इस चीज की पहचान कर सकें कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको शो करने का क्या सिंबल होता है और वो कभी भी मुकम्मल नहीं होते। स्टेट दैट रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अचीव इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड सिस्टम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। यानी वो कहता है इस चीज को आपने स्टेट करना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अचीव can equilibrium in a closed system and why the rate of forward and backward directions are equals. बहरहाल एक सिमुलेशन पे चलते हैं अपनी डिस्कशन को शुरू करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ये एक रिएक्शन करवा रहा हूं। ये देखिए, गौर से पहले देखिए, एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपको 2 कलर नजर आ रहे हैं, एक रेड और दूसरा ग्रीन। दीज आर रिएक्टेंट जो अब ये रिएक्शन करेंगे, और अभी इसमें ग्रे कलर नजर नहीं आ रहा आपको। अगर आप ये बिल्कुल आखिर पे देखें, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, अगर आप इसको फुल स्क्रीन कर दें जरा, ये देखें, रेड प्लस ग्रीन यू विल गेट ग्रे। ग्रे इज अ प्रोडक्ट। और साइड पे सॉरी, साइड पे ये ग्राफ है। इस ग्राफ में देखेंगे जब रिएक्शन स्टार्ट कराएंगे हम, अभी तो रिएक्शन रुका हुआ है ना, स्टार्ट ही नहीं कराया, वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं रिएक्शन प्ले करता हूं, जरा गौर से देखिएगा। जी, आप नोट कर रहे हैं कंटेनर के अंदर ग्रे ग्रे डॉट्स भी आ रहे हैं जो कि प्रोडक्ट्स हैं, और ग्राफ भी आपको नजर आ रहा है। ग्राफ में भी आपको ग्रे कलर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, और रिएक्टेंट जो कि रेड कलर के शो किए गए हैं वो कम हो रहे हैं। अब ये यहां पे रिएक्शन ऑलमोस्ट रुक गया है, तकरीबन आगे नहीं जा रहा। आप तमाम बच्चों से सवाल है कि कंटेनर में नोट करें, क्या सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, यानी कि सारे रेड और ग्रीन क्या ग्रे में चेंज हुए हैं या नहीं हुए? तो आप सबका जवाब होगा सर नहीं हुए। इसका मतलब ये रिएक्शन में सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, उसकी क्या वजह है, एक दफा दोबारा देख लें। ग्रे कलर के ग्राफ का ऊपर जाने का मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ग्रे कलर प्रोडक्ट को शो कर रहा है, रेड कलर रिएक्टेंट को शो कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट कम हो रहा है। और एक टाइम के बाद आप देखो दोनों का ग्राफ स्ट्रेट हो गया है, मतलब सीधा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब कि ना तो प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है और ना ही अब रिएक्टेंट में कमी हो रही है खास टाइम के बाद। क्यों, इसकी वजह हम तलाश करते हैं। जी, व्हाइट बोर्ड पे चल। अब मैं इसको समझाने के लिए एक आसान से मिसाल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
मान लीजिए स्टूडेंट्स एक क्लासरूम है, और क्लासरूम की खास बात क्या होती है, क्लासरूम एक क्लोज बाउंड्री के अंदर होता है। क्लासरूम की बाउंड्री होती है, दीवार होती है, तो मैं कह सकता हूं क्लासरूम जो है वो क्लोज सिस्टम है, बंद सिस्टम है। इस क्लासरूम के अंदर कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स के बैठने की। मुझे एक सवाल का जवाब दें, बड़े ही ध्यान से सुनना है आपने। मान लीजिए अभी क्लासरूम के बाहर 200 स्टूडेंट्स खड़े हैं और क्लासरूम के अंदर 0 स्टूडेंट हैं। मुझे जरा स्क्रीन में लेके आए, तो मैं बोलूंगा क्लास अभी अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब है क्लास में भी जगह है, जिस तरह पेट में खाने की जगह होती है। अभी आहिस्ता आहिस्ता बच्चा क्लास में आएगा, तो पहले दिन जो बाहर पब्लिक में 200 बच्चा है, उसने एडमिशन लिया और क्लास में 10 बच्चे आ गए, तो क्या क्लास की कैपेसिटी पूरी हो गई है? बिल्कुल नहीं, अभी क्लास की कैपेसिटी पूरी नहीं हुई। दोबारा से क्या होगा, अगले दिन 30 स्टूडेंट्स क्लास में हो गए, क्या क्लास की कैपेसिटी पूरी हो गई? अभी क्लास की कैपेसिटी पूरी नहीं हुई। अगले दिन जो पुराने 30 बच्चे थे उसमें से 10 बच्चे छोड़ गए, चले गए, और 50 नए बच्चे आ गए, तो टोटल 70 स्टूडेंट्स हो गए। यानी ये बच्चे कुछ जा भी रहे हैं और कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी क्लास में कैपेसिटी बाकी है। अब इस दौरान होगा क्या कि एक टाइम आएगा कि क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 100। अब इस 100 के नंबर को अचीव करने के दौरान बच्चे आए भी, गए भी, आते भी गए, जाते भी गए, लेकिन ज्यादा आते रहे। जिस दिन 100 स्टूडेंट्स क्लास में हो गए, तो वी कैन से डैट कि क्लास क्या हो जाएगी, शाबाश, क्या हो जाएगी बेटा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, भर जाएगी। अब क्लास में बैठने की जगह नहीं होगी, क्योंकि क्लास में 100 बच्चा आ चुका है, जो इस क्लासरूम की कैपेसिटी थी। अब जब कैपेसिटी पूरी हो जाती है, क्लासरूम में मजीद लिमिट नहीं है, क्योंकि क्लासरूम एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज बाउंड्री है, उसकी लिमिट नहीं बढ़ सकती। अब 100 बच्चे के बाद जितना बच्चा, 100 बच्चे के बाद 10 बच्चे क्लास में आ गए। अब वो 10 बच्चे क्लास में अगर बैठना चाहते हैं, तो पहले से मौजूद 10 बच्चों को क्लास से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो बैठ सके। ये वो टाइम जहां पर जितना बच्चा क्लासरूम में एंटर हो, उतना बच्चा क्लासरूम से एग्जिट हो जाए। 20 बच्चे क्लासरूम में एंटर हो, जगह नहीं है, और 20 बच्चे ही वापस चले जाएं, इस टाइम को बोलते हैं कि जितना इनकम था उतना ही आउटकम है। अ टाइम एट विच द रेट ऑफ इनकम will equals to rate of outcome is called equilibrium। अब ये कौन सी इक्विलिब्रियम है? ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। एक रिएक्शन जब चलता है, एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और ये सब कुछ एक क्लोज सिस्टम में हो रहा होता है। एक खास टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में सैचुरेशन आ जाती है। सैचुरेशन का मतलब कैपेसिटी पूरी हो जाती है, जिस तरह क्लासरूम की कैपेसिटी पूरी होती है। जब ये सैचुरेशन पॉइंट आता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ना है। एट द सैचुरेटेड पॉइंट जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड गोइंग रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स गोइंग रिएक्शन। इस पॉइंट को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि कौन सी नेचर का होता है? डायनामिक नेचर का होता है।
व्हाट इज डायनामिक नेचर? मूव भी करता रहे और इक्विलिब्रियम भी आ जाए, उसे डायनामिक नेचर कहते हैं। अब मैं आपको दोबारा एक सिमुलेशन दिखाता हूं और आपने मुझे उस सिमुलेशन को गौर से देख के बताना है। वापस आ जाए जरा जी, इसको फुल स्क्रीन करें। ये सिमुलेशन जो मैंने समझाया है वो आपको सारा बताएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इसको भी रोक देते हैं। इसके अंदर ये बिल्कुल मुझे स्क्रीन में लेके आए, ये लास्ट पे इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। 2 रेड कन्वर्टेड इनटू 1 ब्लू। अब जरा बोर्ड पे ले जाएं, मैं वहां पे भी लिख देता हूं। यानी कि 2 रेड बॉल्स, 2 रेड बॉल्स जो कि रिएक्टेंट को शो कर रहे हैं, कन्वर्ट होंगे 1 ब्लू के अंदर। यानी दो रिएक्टेंट का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विल रिएक्ट एंड प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्लू। यह है फॉरवर्ड रिएक्शन। अब आपने मुझे बताना है, वापस जाएं जरा, यह चीज आपने ऑब्जर्व करनी है सिमुलेशन पे। अब आपने गौर करना है कि जब ये 2 रेड गायब होंगे तो एक ब्लू इनकी जगह पे आएगा। जरा गौर कीजिएगा, आप गौर कर रहे हैं? 2 रेड गायब होते हैं, एक ब्लू बनता है, और एक ब्लू टूटता है तो 2 रेड बनते हैं। ये बस आप ऑब्जर्व करें अच्छे से। जी के ई सी गर्ल्स, क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम सलाम जी। हमने पानी के अंदर ये डिसॉल्व किया तो जब वो आपस में जुड़ के ब्लू कलर बना तो ठीक है, लेकिन ये टूट क्यों रहा? देखो, कोई भी चीज होती क्यों है, मतलब कि ये एक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हर केमिकल को अपने आप को पहले से ज्यादा स्टेबल करना होता है। तो ये सारा एक ही असूल है इसके अंदर, टू गेन मोर स्टेबिलिटी। उसके लिए क्या होता है कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है। अच्छा, अब मैं मिसाल देता हूं, ये रेड वाला ब्लू में जा रहा है, लेकिन ब्लू वाला वापस रेड में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? दे आर ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल। ठीक है ना? एक रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बनाया ब्लू, रहना तो उसको ब्लू में चाहिए, लेकिन ब्लू वापस रेड में टूट रहा है। इसका मतलब ब्लू भी स्टेबल नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो ये ऐसा तब होता है इक्विलिब्रियम, यानी कि आगे भी जाए रिएक्शन, पीछे भी आए रिएक्शन, ऐसा तब होता है जब रिएक्टेंट में भी रिएक्ट करने वाले केमिकल स्टेबल ना हो और उनकी वजह से प्रोडक्ट में भी बनने वाले केमिकल इतने ज्यादा स्टेबल ना हो, तब वो दोनों तरफ फिर मूव करते हैं। अच्छा जी, अब जरा गौर कीजिए, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि क्या ब्लू और रेड की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या फिक्स रह रही है? शाबाश। ये ब्लू और रेड की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या फिक्स रह रही है? सेंट्रल एग्जेक्टिव स्कूल जी। जी, चेंज नहीं हो रही। कैसे चेंज हो रही है? गौर करो जरा, ये साइड पे, ये मुझे स्क्रीन में लेके आए, ये इक्वेशन पे गौर करो जरा। चेंज देखो, फ्लक्चुएशन आ रही है, लेकिन फ्लक्चुएशन के बाद अल्टीमेट गोल क्या है? एक स्पेसिफिक वैल्यू अचीव होती है। जरा गौर करो, 0.25 0.25 0.25, बार बार 0.25 पे वैल्यू आएगी। अब ये फ्लक्चुएशन क्या बता रही है? ये फ्लक्चुएशन बता रही है कि कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है और वही प्रोडक्ट वापस कहां पे आ जाता है? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट वापस कहां पे आता है? रिएक्टेंट में। यानी रेड और ब्लू अपने दरमियान में खास कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो चुका है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। आपको फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, आई नो आपको फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि फ्लक्चुएशन के बाद जो एरिया मेंटेन हो रहा है वो ये वाला एरिया मेंटेन हो रहा है, 0.25 0.25। तो बताने का मतलब यह है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी आता है,
वो क्या करते हैं, एक खास टाइम के बाद ना फिर रिएक्टेंट में इजाफा होता है ना प्रोडक्ट में इजाफा होता है, दोनों अपनी कंसंट्रेशन को फिक्स कर लेते हैं, लेकिन रिएक्शन डायनामिक नेचर में रहता है। डायनामिक नेचर का मतलब रिएक्शन चल रहा होता है, फॉरवर्ड भी जा रहा होता है, रिवर्स भी आ रहा होता है, फॉरवर्ड भी जा रहा होता है, रिवर्स भी आ रहा होता है। जैसे आप देखो, कभी रेड ब्लू में जा रहा है, कभी ब्लू रेड में आ रहा है, कभी रेड ब्लू में जा रहा है, कभी ब्लू रेड में आ रहा है, लेकिन इनके दरमियान में एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, वो मेंटेन रह रही है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट विल बी ऑलवेज बी अचीव इन क्लोज सिस्टम। और ये रिएक्शन, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। किसी भी किस्म का सवाल है तो मेरे से करें, फिर मैं सर लोग को कंक्लूड करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। जी सेंट्रल एग्जेक्टिव को सवाल हो आपका? ये समझ आ गए जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको? ओके अब जरा वापस आ जाएं। मैं अब एक रिएक्शन लिखने वाला हूं, बल्कि वो गूगल पे वापस जाएं, जावा उस पे लैब पे, नहीं इसी पे, इसी वापस आए जरा, एक मिनट जरा। चलें जी, एक रिएक्शन है वो मैं करवाने लगा हूं। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ पहले, कोई नया रिएक्शन नहीं है बेटा। ये जो पर्पल कलर के डॉट्स हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये ग्रीन कलर का डॉट नाइट्रोजन को सॉरी नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन will react with 1 molecule of nitrogen and you will get ammonia and ammonia means 2 molecule of ammonia। बैलेंस इक्वेशन है, मतलब कि आपने इसको चैप्टर 5 में पढ़ा है। अच्छा जी, अब मैं ये रिएक्शन करवाने लगा हूं और देखता हूं क्या होता है। ये देखें, मैं ये पकड़ूंगा यहां पर, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन अलग, ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, दिस इज अमोनिया NH3, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड अमोनिया। अब ये जो अमोनिया बना है, अगर तो ये अमोनिया मैंने इस बॉक्स को खोला और इसमें से अमोनिया निकाल के इस्तेमाल कर ली तो फिर तो ये गई, क्योंकि ये यूज हो गई। अगर मैंने अमोनिया को इस बॉक्स में से ना निकाला तो ये ऐन मुमकिन है कि ये वापस चले जाए, ये ऐन मुमकिन है कि ये कहां चले जाए, वापस चले जाए। अब वापस कैसे जाएगी? उसी तरह से दीज मॉलिक्यूल्स रिकोलाइड, ये मॉलिक्यूल रिकोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद दोबारा बेटा किसके अंदर चले जाएंगे, नाइट्रोजन, दोबारा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वापस आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये दोबारा रिएक्ट करके आगे भी जा सकते हैं। ये जो ये एरो जो आप सेंटर में देख रहे हो ये डबल हेड है, डबल हेड एरो है। इस डबल हेड एरो का मतलब ही क्या है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है, ये रिएक्शन रिवर्स भी आ सकता है। और जितने भी रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं उनकी खास बात क्या होती है, वो क्लोज सिस्टम के अंदर हो रहे होते हैं। वो कौन से सिस्टम में हो रहे होते हैं? क्लोज सिस्टम में हो रहे होते हैं, ठीक है। आप ये पूछोगे सर अगर इसने वापस ही चले जाना है तो फिर हमें इस रिएक्शन का फायदा क्या? उसका तरीका मैंने बताया कि जैसे ही अमोनिया बने निकाल लो, जैसे ही अमोनिया बने निकाल लो, जैसे ही अमोनिया बने निकाल लो। इस तरह से अमोनिया का आप यूज कर सकते हो। अगर आप सिस्टम में रहने देंगे अमोनिया तो वो रिवर्स भी जाएगी, फॉरवर्ड भी आएगी, रिवर्स भी आएगी, फॉरवर्ड भी आएगी। जी KEC गर्ल्स, क्या क्वेश्चन है आपका? CH4 की बात कर रही हैं, मैं आपको बताता हूं। ये जरा जाएं, जरा बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर जो हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है उस गैस सिलेंडर के अंदर है CH4, तो फिर तो इसको भी कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाना चाहिए। मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, हर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। पहले तो समझ लो ना रिवर्सिबल होता कौन है। रिवर्सिबल वो होता है
रिवर्सिबल बच्चे की वो मिसाल है, मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, रिवर्सिबल बच्चा वो है, एक एकेडमी में गया, उसको समझ नहीं आई, वो दूसरी एकेडमी में गया, उसको समझ नहीं आई, वो तीसरी एकेडमी में गया, समझ नहीं आई। ऐसा बच्चा जो कहीं नहीं टिकता। ऐसे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में जाएं और प्रोडक्ट में जाके उन्हें महसूस हो कि वी आर नॉट टू मच स्टेबल, प्रोडक्ट में भी जाके उनको लगे कि हम स्टेबल नहीं हैं, तो वापसी रास्ता इख्तियार करते हैं रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में जाके लगता है नहीं जी अभी भी हम स्टेबल नहीं है, तो वापसी कहां जाते हैं? प्रोडक्ट में। ये जो आपने मिथेन की बात की है ना, मिथेन एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो वापस अपने कंस्टिट्यूएंट्स में कार्बन हाइड्रोजन में नहीं जाएगा, वो सिलेंडर के अंदर मिथेन है, मिथेन की शक्ल में ही रहेगा। याद रखिए बेटा, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन वाली कहानी है, ये हर मॉलिक्यूल पे, हर रिएक्शन में फिट नहीं होती। ये किन जगहों पे फिट होती है मैंने आपको बता दिया। ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों फील करें कि वी आर अनस्टेबल, वहां पे ये स्टोरी, वहां पे ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। ओके, चलें जी, सेंट्रल एग्जेक्टिव आपसे सवाल है और उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब दे देंगे। ये बेटा ग्राफ देख के बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है? शाबाश, क्या ये एक्सो है या एंडो है? जल्दी बताओ ग्राफ देख के। शाबाश शाबाश, ग्राफ देख के बताओ ये एक्सो है या एंडो है? एंडो क्या एक्सो? गलत बता रहे हो। एंडो कैसे है मुझे बताओ, एंडो कैसे आपको लगा ये एंडोथर्मिक है? रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा रिलीज ज्यादा करेगा। यहां से पता तो चल रहा आपको, ये एंडो नहीं है, ये एक्सो का ग्राफ है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है तो ये एक्सोथर्मिक। अब तुम ही जवाब दोगे, अगर मुझे स्क्रीन में लेके आओ, अगर ये वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा फिर क्या होगा? अभी तो रिएक्टेंट गया प्रोडक्ट में, अगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में जाएगा तो क्या होगा? शाबाश, जवाब दें। केईसी गर्ल्स अपने टीचर्स को जवाब दें, किंगवे स्कूल अपने टीचर्स को जवाब दें, बाकी सेंट्रल एग्जेक्टिव मुझे जवाब दें कि अगर प्रोडक्ट ने वापस रिएक्टेंट में जाना है तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहां तक एनर्जी रिलीज करेगा। अब एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, रिलीज कम करेगा। मींस के जब इसी प्रोडक्ट ने वापस रिएक्टेंट में आना है तो ये एक्सो की बजाय क्या बन जाएगा? एंडो। यानी अगर किसी रिएक्शन का फॉरवर्ड गोइंग एक्सो है तो उसका रिवर्स गोइंग क्या होगा? एंडो होगा। ओके, नहीं जी, एक आसान सी मिसाल डायनामिक इक्विलिब्रियम की देता हूं। एक्सेलरेटर देखा होगा आपने, एक्सेलरेटर देखा होगा आपने, इस पे ये भागना है आपने, सीढ़ियां नीचे को हैं, आपने ऊपर को भागना है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप एक जगह पे भागते ही रहेंगे, क्योंकि एक्सेलरेटर नीचे को भाग रहा है, आप ऊपर को जा रहे हैं। यही डायनामिक इक्विलिब्रियम की नेचर है, जितना रिएक्शन आगे को भागता है उतना ही पीछे को भी भागता है। एक खास टाइम पे फिर रिएक्शन खड़ा रहता है। जैसे मैंने आपको ब्लू और रेड डॉट वाली सिमुलेशन दिखाई, वहां पर ना तो ब्लू डॉट बढ़ रहे थे ना रेड डॉट बढ़ रहे थे, हां फ्लक्चुएशंस आ रही थी, लेकिन वो एक खास जगह पे रिएक्शन रुका हुआ था। ये एक मिसाल है उसकी। फिर मैंने आपको, आपकी किताब में एक मिसाल है, उस मिसाल को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। क्या मिसाल है? हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन होगा और 2HI बनेगा। 2HI भी अनस्टेबल है, लिहाजा ये टूटेगा और दोबारा से आयोडीन और हाइड्रोजन में चेंज होगा, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी आ रहा है। अब इस डायग्राम को गौर से देखो, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के हैं, टोटल 8 हैं, और
प्रोडक्ट जीरो है। प्रोडक्ट कौन है? शाबाश, प्रोडक्ट कौन है? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि इस कलर से शो हो रही है, ये जीरो है अभी, क्योंकि टाइम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट हुआ, आप देखो ये 4 + 4 3 + 3 हो गए, मतलब कि रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन एक खास टाइम के बाद क्या हुआ, ना रिएक्टेंट में कोई इजाफा हो रहा था, ना यानी ना रिएक्टेंट में कोई कमी हो रही थी, ना प्रोडक्ट में कोई इजाफा हो रहा था। ये वो टाइम जहां पर फॉरवर्ड गोइंग रिएक्शन बैकवर्ड गोइंग रिएक्शन के बराबर हो गया, ये वो टाइम था जहां पर क्या अचीव होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये मिसाल आपको टीचर्स कल इंशाल्लाह पढ़ाएंगे क्लास में। टीचर से गुजारिश है कि ये मिसाल बच्चों को कल क्लियर करवा दें। मैंने जनरल एग्जांपल के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दिया है। ये जरा देखिए, चल नहीं रहा, इसको आगे जाना है, ये इसको नेक्स्ट मूव करें जरा। अच्छा ठीक है, खत्म हो गया यहाँ पे पीठ में। ओके, पहले पेज पे आ जाए जरा, ठहरे मैं। चलें जी, ये 2 SLOs आज हमने पढ़े। हमने ये पहचान कर ली है कि रिवर्सिबल रिएक्शन किस सिंबल से शो होते हैं। एक उसका सिंबल ये है, बल्कि ज्यादातर सिंबल ये लिखा होता है हाफ कट एरो, इस तरह से हाफ कट एरो ये भी लिखा होता है, और कुछ जगहों पे ऐसा भी सिंबल लगा होगा, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो। ये एरोज शो करते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वापसी भी आ सकता है। स्टेट दैट रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अचीव इक्विलिब्रियम इन क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मैंने बता दिया, क्लोज सिस्टम होगा तो प्रोडक्ट कैद होगा ना। अगर सिस्टम ही खुला है तो प्रोडक्ट तो भाग जाएगा, और अगर किसी सिस्टम में से प्रोडक्ट भाग गया तो वापस वो रिएक्टेंट में नहीं आएगा फिर। ये भी मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है बेटा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना रिएक्शन रिवर्स आएगा। एक SLO रह गया चैप्टर का, जो कि हम इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी से हमने अपने कोर्स को वाइंड अप करना है। यहां तक कोई भी सवाल है आपका तो आप कर सकते हैं। टीचर से गुजारिश है कि कल के लेक्चर में वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के मुतालिक किताब में जो भी क्वेश्चंस हैं, टेस्ट योरसेल्फ हैं, डेटा है, वो बच्चों को जरा अच्छे से ग्रुप की शक्ल में एलैबोरेट कर दें। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो फिर इंशाल्लाह हम वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।